प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 59 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम न्यूमेरिकल देख रहे थे। कल एक हमने न्यूमेरिकल किया था, तो उसमें हमने क्या लिखा था, जैसे 2 ग्राम, 3 ग्राम और 6 ग्राम द्रव्यमानों से मिलकर एक कोई निकाय बना हुआ है और उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र जो था वो पॉइंट 1,1,1 पर स्थिति था। ठीक है। और उसके बाद एक कोई 8 ग्राम द्रव्यमान का एक चौथा पार्टिकल, चौथा कोई द्रव्यमान है, उसको हम उस निकाय में जोड़ देते हैं, तब जो टोटल निकाय बनता है उसमें उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो पॉइंट 3,3 पर चला जाता है। तो वो ये उसमें पूछा गया था कि चौथा जो पार्टिकल है, चौथा जो द्रव्यमान है 8 ग्राम, उसकी स्थिति क्या है। तो उसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, पूरा सॉल्व कर लिया था। उसके बाद उसमें एक हमने न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए दिया था घर से। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल था आपका जैसे 10 ग्राम, 20 ग्राम और 30 ग्राम द्रव्यमान से कोई भी निकाय मिलकर बना हुआ है, उसका द्रव्यमान केंद्र पॉइंट 1,-2,3 पर है। यदि 40 ग्राम द्रव्यमान का एक अलग से 40 ग्राम द्रव्यमान का एक अलग से कोई पार्टिकल उसमें निकाय में जोड़ दिया जाता है, तो फिर जो निकाय बनेगा उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे हो जाता है, 1,1,1 पर होता है। तो ऐसे 40 ग्राम द्रव्यमान की स्थिति आपको ज्ञात करनी थी। सेम प्रोसेस है जो मैंने सॉल्व कराया था उसका और जो आपको करने के लिए दिया था घर से, वो दोनों की सेम प्रोसेस है। उसके अकॉर्डिंग आपको करके मुझे सेंड करना था। ठीक है, अब कर देना। आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है? रॉकेट। आज जो पढ़ेंगे रॉकेट, आप देखते होंगे कि रॉकेट सुना भी होगा। रॉकेट उसको किस प्रकार से मूव किया जाता है, क्या है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है रॉकेट की गति। रॉकेट की गति, इसमें जो रॉकेट की गति होती है उसके दो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। कितने होते हैं? दो बेसिक कॉन्सेप्ट। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका कि रॉकेट की जो गति है वो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी, इस पर काम करती है। यानी कि रॉकेट की गति दो नियमों पर आधारित होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत और दूसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, तो याद रखेंगे कई बार पूछा गया है कि रॉकेट की गति किन नियमों पर आधारित होती है। तो एक तो होता है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब किस प्रकार से होती है, डिपेंड करती है, उसको जो है इसमें हम देखते हैं। ठीक है, लिख देते हैं इसको। रॉकेट की गति रॉकेट की गति निम्नलिखित दो नियमों पर आधारित होती है। पहला, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत या नियम कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा है आपका क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ।
ये आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तो रॉकेट की जो गति है वो आपके जो दो नियम हैं, कौन कौन से, रेखीय संवेग संरक्षण और ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर, ठीक है। ये हो गया। और कुछ जानकारी के लिए बता दूँ आपको कि जो रॉकेट में ईंधन के रूप में, तो रॉकेट आप जानते हैं एक क्या है, स्पेस शटल होता है, एक स्पेस क्या बोलते हैं, व्हीकल है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्यूल की जो ईंधन होता है, जिसको आप ईंधन बोलते हो, और फ्यूल यानी इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल, उसका जो यूज किया जाता है, उसमें कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लीजिए। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसको आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट है ये, उसको आपको जानना जरूरी है। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है। द्रव हाइड्रोजन, द्रव पैराफिन, द्रव हाइड्रोजन या द्रव पैराफिन तथा ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीकारक के रूप में द्रव हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। द्रव ऑक्सीजन के रूप में द्रव H2O2 ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाँ ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, रॉकेट के बारे में, कि रॉकेट दो रूल को फॉलो करता है और उसमें जो फ्यूल होता है वो कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है। फ्यूल जो मेन फ्यूल होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन होती है, या फिर पैराफिन, पैराफिन का मतलब होता है मोम, जिसको आप बोलते हो ना मोमबत्ती वगैरह, वो ठीक है, वो होता है द्रव पैराफिन। और आग लगाने के लिए, इग्नाइट करने के लिए, इग्निशन के लिए क्या होता है, द्रव H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकारक, ठीक है। ऑक्सीकारक फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीकारक होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो द्रव H2O2 वो ऑक्सीकारक के रूप में रॉकेट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर इसमें देखते हैं किस प्रकार से इसकी कार्यविधि होती है, ठीक है। इसको नोट कर लो आपने। एक सिंपल सा डायग्राम है, उसको बनाएंगे।
इस टाइप से, ठीक है। सिंपल सा डायग्राम बनाया है रॉकेट का। रॉकेट जो बनाया जाता है वो चैम्बर के हिसाब से बनाया जाता है। चैम्बर क्या होते हैं वो समझिए जरा। जैसे ये हो गया इसका फर्स्ट चैम्बर, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर और ये फोर्थ चैम्बर। चैम्बर का मतलब ये होता है कि रॉकेट को आपको कितना हाई डिस्टेंस पे या कितना हाइट पर आपको भेजना है, उसी के अकॉर्डिंग चैम्बर को सेट किया जाता है। इन चैम्बर्स में क्या होता है, इंजन होता है, ठीक है, इंजन होता है, फ्यूल अलग से भरा जाता है, इसका फ्यूल अलग होता है, इसका अलग, इन सब में अलग अलग इंजन और अलग अलग फ्यूल होते हैं। तो होता क्या है कि जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले चैम्बर का इंजन स्टार्ट होता है, बाकी दूसरे, तीसरे और चौथे के जो चैम्बर हैं उनके जो इंजन्स हैं वो बंद रहते हैं। केवल इसका इंजन जो है स्टार्ट होता है और इसी का फ्यूल जलता है और लॉन्च हो जाता है कुछ दूरी पर, ठीक है। इसका इंजन बंद हो जाता है और इसका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है। इंजन कब बंद होगा, जब इसका फ्यूल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। उसके बाद ये सुपर कंप्यूटर के द्वारा जो यहाँ पर अपने अलग अलग देशों में, अपनी इंडिया में सतीश धवन केंद्र आंध्र प्रदेश में जो है आपने सुना होगा, वहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। तो वहाँ पर जो प्रयोगशाला लैब होती है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो जैसे ही इसका फ्यूल और इंजन ख़त्म होगा तो इस पहले चैम्बर को रॉकेट से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस चलती है सेकंड में। जैसे ही इसका खत्म होगा सेकंड चैम्बर का इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और उसका फ्यूल जलना स्टार्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस वही होगी, सेकंड का जब खत्म होगा तो थर्ड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड का फ्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो जो चैम्बर्स होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं कि रॉकेट को आपको कितना हाइट में आपको सेट करना है। और जो ऊपर वाला जो पार्ट रहता है सबसे ऊपर, यहाँ पर सैटेलाइट को रखा जाता है जिसको बोलते हैं आप कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। जिसके द्वारा आप देखते हैं टीवी चैनल्स पर, ये चैनल है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें जो है वो सैटेलाइट से ही संभव है, उपग्रह जो होते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर रखा जाता है सैटेलाइट यहाँ पर। तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको कुछ फैक्ट बताया, लेकिन वी आर डिस्कसिंग मोशन ऑफ रॉकेट, कि रॉकेट की गति के बारे में। ये चीज़ें एडवांस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि इसमें गति जो है किस प्रकार से करता है, ठीक है। तो इसको आप बना लेंगे यहाँ थोड़ा सा इस पर। हाँ, ये क्या है, इनको बोलते हैं जेट बोलते हैं इनको। ये जो डॉट डॉट करके दिखाया है निष्कासित गैसें होती हैं, लिख दे रहा हूँ मैं। इसको क्या बोलते हैं, जेट, जेट बोल दीजिए, या फिर निष्कासित गर्म गैसें होती हैं, हॉट गैसेस होती हैं, ठीक है। और बाकी ये सैटेलाइट है, ऐसा बना दीजिए, ठीक है। रॉकेट हो गया, ठीक है। अब इससे संबंधित जो थ्योरी है वो देखते हैं। देखो इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रॉकेट में होता क्या है, रॉकेट में फ्यूल भरा रहता है, द्रव्यमान होता है इसका। इसमें सभी चैम्बर, जितने भी चैम्बर्स होंगे, फ्यूल भरा रहेगा, इंजन होगा, द्रव्यमान होगा। तो इसकी एक सीधी सी प्रोसेस ये होती है कि जितना इसका द्रव्यमान कम होता जाएगा उसकी उतना इसका वेग जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी पूरा भरा हुआ है स्टार्टिंग में, जब अभी सेट है, ठीक है, लॉन्च होने से पहले सारे चैम्बर्स फुल है, इंजन और फ्यूल्स है, तो इसका द्रव्यमान अधिक है। तो जब शुरुआत में इसको लॉन्च करेंगे तो धीरे धीरे जैसे इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे इसकी जो है स्पीड बढ़ती जाएगी। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का होता है जो फ्यूल भरा हुआ है, वो फ्यूल जो है निष्कासित गैसों यानी जेट के रूप में बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो द्रव्यमान परिवर्तन, एक आपसे अगर कोई पूछता है कि ये कौन सी फिजिक्स के टॉपिक का जो है पार्ट है, तो परिवर्ती द्रव्यमान, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, परिवर्ती द्रव्यमान, ठीक है, परिवर्ती द्रव्यमान के लिए। क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान का मेन रोल रहता है। द्रव्यमान कम होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी। द्रव्यमान जैसे जैसे कम होगा, गैसों के रूप में, जेट के रूप में बाहर निकलेगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है।
चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। माना रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान m नॉट है, तथा रॉकेट का वेग पृथ्वी के सापेक्ष, या अगर ऐसे t समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान m हो जाता है। इनिशियल कंडीशन में रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, m नॉट, कैपिटल M नॉट। t समय पश्चात आफ्टर द t टाइम द मास ऑफ रॉकेट विल बी कैपिटल M। ठीक है, कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m। पहले कितना था, m नॉट, अर्थात रॉकेट में द्रव्यमान परिवर्तन की दर dm/dt है, क्या होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं वेग इसका कितना वेग है वो देखते हैं। माना रॉकेट का पृथ्वी के सापेक्ष वेग, देख रहे हैं v है। पृथ्वी के सापेक्ष रॉकेट का वेग कितना हमने कंसीडर कर लिया है, स्मॉल v, तथा निष्कासित गैसों का वेग निष्कासित गैसों का वेग पृथ्वी के सापेक्ष स्मॉल u, कितना लिया है, ये जो लिखा हुआ है वो स्मॉल u लिखा है। ठीक है, स्मॉल u है, जबकि निष्कासित गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग v-u होगा। देखिए सारी चीजें, रॉकेट का द्रव्यमान पहला m नॉट, t टाइम पाथ m, उसके बाद परिवर्तन की दर dm/dt, यानी इतनी दर के हिसाब से रॉकेट का द्रव्यमान क्या होता है, परिवर्तित होता है, कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और रॉकेट का वेग पृथ्वी के सापेक्ष v, निष्कासित गैसों का वेग पृथ्वी के सापेक्ष u, और निष्कासित गैसों का रॉकेट के सापेक्ष, देखो तीन वेलोसिटी है, v रॉकेट का वेग है पृथ्वी के सापेक्ष, निष्कासित गैसों का पृथ्वी के सापेक्ष u, और निष्कासित गैसों का ही रॉकेट के सापेक्ष जो वेग है वो है v-u, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए।
देखिए चलिए देखिए ये हो गया, ठीक है। अब हो गया क्या कि द्रव्यमान में परिवर्तन के आधार पर या परिवर्तित द्रव्यमान के आधार पर रॉकेट का जो संवेग होगा या रॉकेट का जो संवेग होगा वो निष्कासित गैसों के संवेग के बराबर होगा। इसीलिए तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम है, यानी कि रॉकेट का संवेग बराबर किसके होगा, निष्कासित गैसों के संवेग के बराबर होगा। वो चीज़ हमें इसमें लिखनी है, ठीक है। देखिए जरा, रॉकेट का संवेग या रॉकेट के संवेग परिवर्तन की दर, ऐसे करके इसमें लिखेंगे, ठीक है। निष्कासित गैसों की संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर समान होगी। समान होगी अर्थात ये तो रॉकेट के लिए लिया है संवेग परिवर्तन की दर, और इधर लेंगे निष्कासित गैसों के लिए, क्या आ जाएगा, सफिक्स में लिखा है, ठीक है। इधर रॉकेट के लिए, इधर निष्कासित गैसों के लिए। अब जरा इनका वेग देखिए, निष्कासित गैसों का वेग हम ले रहे हैं, वो किसके सापेक्ष ले रहे हैं, रॉकेट के सापेक्ष वाला वेग। ये तो हो गया वेग, और इधर हो जाएगा आपका एम, ठीक है। क्योंकि जितना द्रव्यमान इधर रॉकेट का कम होगा, जितना द्रव्यमान रॉकेट में से निकलेगा उतना ही द्रव्यमान किधर पहुंचेगा, गैस के रूप में। क्योंकि जो गैस का मतलब है, जो फ्यूल का जो द्रव्यमान होता है, फ्यूल ही तो जाता है गैसों के रूप में जल के। तो जो फ्यूल का भरा हुआ है रॉकेट में, तो रॉकेट का द्रव्यमान मतलब फ्यूल, जितने ग्राम, जितने किलोग्राम द्रव्यमान फ्यूल में से जलेगा, वो किसके रूप में परिवर्तित होगा, उतने ही ग्राम जो है द्रव्यमान किसका हो जाएगा, गैसों का हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। और V माइनस यू ये होता है कांस्टेंट, क्योंकि ये रॉकेट का गैसों के सापेक्ष जो है वेग होता है, वो गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग होता है। ये होती है वैल्यू फिक्स, इसको तो बाहर निकालेंगे, ये फिक्स नहीं है। क्योंकि इसका फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि m जितना कम होगा रॉकेट का वेग क्या होगा, उतना बढ़ता जाएगा, कोई नियत नहीं यहाँ पर, ठीक है। इधर तो लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, इधर V माइनस यू बाहर आ जाएगा, इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि V माइनस यू क्या है, कांस्टेंट है,
कांस्टेंट का डिफरेंस है नहीं होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, m dv ओवर dt, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, ठीक है। m dv ओवर dt प्लस v dm ओवर dt, इसको बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है क्योंकि गैस है, पार्टिकुलर उसी वेलोसिटी से निकलेंगे रॉकेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। v माइनस यू डी एम ओवर डी टी, यहाँ लिख जरूर देंगे v माइनस यू नियत है, देखा ना, ठीक है। v माइनस यू नियत है, नियत होने पर, ठीक है। अब डी एम ओवर डी टी का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, v डी एम ओवर डी टी माइनस यू डी एम ओवर डी टी, देख रहा पूरा, ठीक है। ये हमें मल्टीप्लाई कर दे, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, एम डी वी ओवर डी टी बराबर माइनस यू डी एम ओवर डी टी। इस डी टी से डी टी कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस डी वी का मान निकालो, क्या निकलेगा, माइनस यू एम अपॉन में आ जाएगा, कैपिटल ही है, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका डी एम, ठीक है, ये आ गया। इसका कर देंगे समाकलन, समाकलन करेंगे, इधर तो आ जाएगा v, इधर माइनस यू तो कांस्टेंट है, फिक्स है, क्योंकि गैस और जेट का वेलोसिटी है और जेट की वेलोसिटी क्या रहती है, फिक्स रहती है। माइनस यू, इसका क्या आ जाएगा, लॉग एम। अगर आप ध्यान से देखेंगे 1/m या 1/x का dx के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग x। यहाँ x की जगह क्या है, m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग m, ठीक है। तो प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको समीकरण डाल देंगे 1, इसको समीकरण डाल देंगे हमने 1, ठीक है। अब इस समीकरण एक में सी का मान निकालने के लिए हम प्रारंभिक शर्त को फॉलो करेंगे। सी का मान प्रारंभिक अवस्था लागू कर ज्ञात किया जा सकता है। लागू कर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें प्रारंभिक अवस्था की शर्त v बराबर को ले लेंगे हम v नॉट, ठीक है। और m बराबर क्या है आपका, m नॉट। प्रारंभिक अवस्था में रॉकेट का द्रव्यमान क्या था, m नॉट था, ठीक है। तो v बराबर v नॉट और m बराबर m, ये मान समीकरण 1 में रखेंगे।
मान समीकरण 1 में रखने पर। जब रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके।